ये दिए थे मैंने, तो आया भी है कुछ बच्चों का रिप्लाई, लेकिन सभी का नहीं आया भाई। और मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि रिप्लाई ज़रूर दो, फिर चाहे गलत हो रहे हो क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश ज़रूर करो, क्योंकि अगर तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे, गलत से ही होगा स्टार्ट तो फिर ठीक तक पहुँचोगे ही नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसमें से स्टूडेंट ने मैसेज भी किए हैं, रिप्लाई भी दिए हैं, अपना सॉल्यूशन भेजे भी हैं। और कुछ एक की प्रॉब्लम आई, एक 12th क्वेश्चन बता रहे थे, पहले मैं उसको ले लेता हूँ। एक बार चेक कीजिए सभी, जो कल क्वेश्चन मैंने भेजे आपको रिजल्टेंट पर, और जो कल इवनिंग क्लास के क्वेश्चन थे वो इवनिंग क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने रियल एंड अपरेंट वेट ऑफ ए लिफ्ट इन ए लिफ्ट पढ़ा था। तो एक बार आप वो क्वेश्चन चेक कीजिए, 12th क्वेश्चन क्या था। जिसने पेज खोला ही नहीं है, कि कल जो मैंने भेजा था न्यूमेरिकल्स के लिए आपको एक पेज, एक असाइनमेंट, उसमें 12th क्वेश्चन को रीड कीजिए भाई। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है उसमें, मैं वो डिस्कस करता हूँ अभी। तब तक मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको वो क्वेश्चन रीड करने के लिए। After that, you. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्लास। और क्लास में मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो प्रॉब्लम आई वेक्टर एडिशन पे। तो एक क्वेश्चन है बच्चों, 12th क्वेश्चन, अगर आप देख पा रहे हो उस 12th क्वेश्चन को, क्योंकि कल मैंने असाइनमेंट जो भेजा था उसमें है वो 12th नंबर पे क्वेश्चन, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का था, कि 2 बॉयज रेजिंग ए लोड पुल एट एन एंगल टू ईच अदर। कोई भी लोड है, इसको खींच रहे हैं, और वो किसी एंगल पे खींच रहे हैं। कि भाई मान लीजिए एक बॉय इधर खींच रहा है, अंकित को भाई म्यूट रखिए अपने मोबाइल को। एक इधर से खींच रहा है, और एक इसको, इनके बीच में एक एंगल है, और मैं थोड़ा सा ये एंगल किस तरह से दिखाऊंगा उसके लिए मैं थोड़ा स्टेटमेंट को और पढ़ता हूँ। इफ दे exert a force 30 न्यूटन and 60 न्यूटन respectively, their effective pull is at right angle to the direction of pull of the first boy। मान लीजिए बच्चों ये आपके लिए फर्स्ट बॉय, कहता है जो अफेक्टिव रिजल्टेंट, अफेक्टिव की मतलब बात कर रहा है रिजल्टेंट की, रिजल्टेंट जो है वो फर्स्ट बॉय से परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पर रिजल्टेंट दिखा लेता हूँ पहले, परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर ये हो गया जी, आर जो अफेक्टिव हो गया रिजल्टेंट, ये एंगल कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ऐसा ही। रिजल्टेंट जो है वो एक ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा था 90 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन कल हमने किया था। यहाँ पर भी यही है, फर्स्ट बॉय के साथ जो अफेक्टिव फोर्स होगा, अफेक्टिव मीन्स है यहाँ पर रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है फर्स्ट बॉय के साथ। तो भाई सेकंड बॉय किधर खींच रहा होगा, डेफिनेट है वो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे खींच रहा होगा, क्योंकि रिजल्टेंट तो दोनों के बीच में आता है। तो एक दूसरा बॉय मान लीजिए इसको इधर खींच रहा है, ठीक है, सेकंड बॉय तो इधर खींच रहा है ये उसको। अब इनके फोर्स दे रखे हैं भाई, वैल्यू, वैल्यू क्या क्या दे रखी है जी इसमें, एक की 30 न्यूटन फोर्स, ये फोर्स लगा रहा है 30 न्यूटन का,
खींचने के लिए ये इधर खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है 60 न्यूटन का, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। एंगल 90 डिग्री बना रहा है फर्स्ट बॉय के साथ। ये क्वेश्चन है और इसमें पूछा क्या है, अब देखिएगा, इतना पढ़ लिया हमने। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देयर आर्म्स, व्हाट इज द अफेक्टिव पुल, मतलब कि इन दोनों के बीच में, फर्स्ट और सेकंड बॉय के बीच में एंगल, जिसको कि हम थीटा से लिखते हैं। एक तो थीटा की वैल्यू बतानी है आपने, और पूछा इसमें अफेक्टिव पुल, अफेक्टिव पुल मतलब कि आर की वैल्यू बतानी है। यस, मुझे बताइए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है? अपना जवाब आप यस या नो में लिख के भेज सकते हैं। स्टेटमेंट समझ में आ गई है भाई? स्टेटमेंट क्लियर है आप लोगों को? बोलिए। यस, ओके, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको सोल्व करना है, कीजिए खुद ट्राई, अब सोल्व कीजिए इसको। ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। 30 न्यूटन ये रहा, एक फोर्स 60 न्यूटन ये रहा, एक फोर्स, रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन है। कीजिए भाई अब इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे कर पाते हो आप। एंगल बताना है और आर बताना है। स्टार्ट कर दीजिए अपना सॉल्यूशन। वेरी गुड, कोशिश करो सभी, क्वेश्चन कर चुके हो इस तरह के। थीटा हमारा दोनों बॉय के बीच का एंगल हो जाएगा यहाँ पर, और रिजल्टेंट दे रखा है 90 डिग्री, मतलब आपको बीटा मिला हुआ है 90 डिग्री, जो डायरेक्शन के लिए आता था 10 बीटा का फॉर्मूला। कल समझाया था मैंने कैसे इक्वेशन, उसी तरह से कर देंगे इसको। सर एंगल तो आ रहा है 120 डिग्री हाँ राइट है, आर की और वैल्यू निकल रिजल्टेंट जाएगी। आ रहा है सर 30√3। बस ठीक है, यही था क्वेश्चन। अंजलि का भी आंसर ठीक आया है, गुड। अब देखो बच्चों, तुम कर पा रहे हो ये क्वेश्चंस, और इतना मुश्किल है नहीं। अब धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा कि हम क्वेश्चन ऐसे तो, नॉर्मल क्वेश्चंस तो हम इजीली कर ही सकते हैं कम से कम ये। तो आंसर में आप थीटा को लिखेंगे 120 डिग्री आंसर होगा, और रिजल्टेंट 30√3। बाकी बच्चे भी चेक कीजिए आपका आंसर आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तनु का आंसर ठीक है, हो गया है। कवित रिकॉर्डिंग तो है भाई इवनिंग क्लास की, लेकिन बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो जाती है यार, ये कंबाइन करना, फिर इसको अपलोड करना, फिर लिंक सेंड करना, बहुत ज़्यादा बर्डन वाला था। कोशिश करो कि कम से कम इवनिंग क्लास में तो लाइव ही अटेंड हो जाए। तो रिकॉर्डिंग है, चलो मैं भेजता हूँ आज। ठीक है भाई, क्वेश्चन आ गया समझ में आप लोगों को, और हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए हम अब आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको वेक्टर एडिशन रूल समझा दिया है, कुछ क्वेश्चन से हमने प्रैक्टिस भी कर ली है यहाँ पर। तो जहाँ भी अब इस कंसेप्ट का यूज़ होगा हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं, हम रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी इसमें आएगा। ठीक है, तो मैं इसके अलावा कल बच्चों बात कर रहा था एक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के कंसेप्ट की। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स,
तो वेक्टर का थोड़ा ब्रीफ रिवीजन चल रहा है कि आगे प्रॉब्लम ना आए हमारे को इस चैप्टर में, और ये चैप्टर काफ़ी यूज़ भी होगा अगले आने वाले चैप्टर्स के अंदर, इसलिए वेक्टर ज़रूर आना चाहिए। वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, आपके जो मैथमेटिकल टूल्स में पढ़े आपने टॉपिक्स वो। तो देखिएगा, रिजोल्यूशन में कल आपको मैंने बताया था कि कोई भी अगर वेक्टर ए है एक, और मान लीजिए ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे इंक्लाइन हो जाता है थीटा, तो आप इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स बना सकते हैं, जिसमें कि आपका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है, जिसको कि आप ए एक्स वैल्यू अगर लिखें तो ए कोस थीटा। अगर आप इस पे वेक्टर लगा देते हैं तो फिर यहाँ पर आई कैप लगाना नहीं भूलेंगे। दूसरा, अगर इसके 90 डिग्री कंपोनेंट, मैंने ये बताया कि इससे इधर मत लेना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस वेक्टर का जो अफेक्ट होगा वो या तो इस डायरेक्शन में मिलेगा या इस डायरेक्शन में मिलेगा, नीचे की तरफ नहीं दिखाएंगे कोई भी कंपोनेंट। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जिसको कि ए वाई लिख सकते हैं, और वो आप ए वाई यहाँ पर ए साइन थीटा, अगर आप यहाँ वेक्टर लगाते हैं तो यहाँ पर वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लस का जे, नेगेटिव में वाई एक्सिस नेगेटिव में होता तो यहाँ माइनस जे लगता नीचे की तरफ अगर होता। तो ये इसके दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे बच्चों। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है आपको तो देखिए ए एक्स इजिकल्स टू जो आपने ए कोस थीटा लिखा, ए वाई इजिकल्स टू जो आपने ए साइन थीटा, स्केयर करके ऐड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को फ्रॉम बोथ साइड, तो आपका जो ए आएगा वो अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर। ऐसे आप थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ए जेड स्केयर को भी ऐड कर देंगे। ये इसके मुस्कान एंड कंचन 11th क्वेश्चन भी कराना है, ठीक है मैं करा दूंगा अभी। तो ये हमारा यहाँ पर रिजोल्यूशन टू कंपोनेंट्स के अंदर हो गया है। तो आज आप रिजोल्यूशन के क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ साथ में एक मल्टीप्लिकेशन का और बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए भाई। रिजोल्यूशन समझ में आ गया है आपको दो कंपोनेंट्स के अंदर। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मिल गया है। एक इधर फोर्स लग रहा है और एक जी इधर फोर्स लग रहा है, ऐसे। ये हमारी वाई एक्सिस हो जाती है बच्चों, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, मान लीजिए ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल 45 डिग्री है, एक एंगल मिल गया हमारे को। द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स इज 0। ये क्वेश्चन में कह दिया है द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स इज 0। थ्री वेक्टर्स का सम, वेक्टर सम जब आप करेंगे इट मीन्स इन तीनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप इसको कौन सी कंडीशन बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। नेट फोर्स ओवरऑल तीनों का जब आप सम करेंगे तो वो 0 कह दिया है। थ्री वेक्टर्स कौन कौन से थ्री वेक्टर हो गए जी, ओ ए वेक्टर हो गया, ओ बी वेक्टर हो गया, और एक है सर इसमें ओ सी वेक्टर। ठीक है जी। और यहां पर बोल रखा है इस क्वेश्चन में, यस, तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो ओ ए है उसका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है बच्चों वो 5 दे दिया है। तो बताइए ओ बी की वैल्यू एंड ओ सी की वैल्यू क्या आएगी, इसकी क्या वैल्यू आएगी और इसकी क्या वैल्यू आएगी, ये क्वेश्चन है आपका। ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर, थ्री वेक्टर्स ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, तीनों का सम करेंगे 0, रिजल्टेंट 0 आ रहा है तीनों से। यहाँ पर ओ ए की वैल्यू दे दी गई है 5, तो ओ बी और ओ सी कितना आएगा, चलिए ट्राई कीजिए।
ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। आप रिजोल्यूशन से कर सकते हैं, आप वेक्टर एडिशन रूल से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। एक क्वेश्चन के अलग अलग बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के, बट मेथड आपका सही हो। थ्री वेक्टर्स ओ ए ओ बी ओ सी, तीनों का वेक्टर सम 0। ओ ए का मैग्नीट्यूड 5। फाइंड द टू अदर वेक्टर्स ओ बी एंड ओ सी, इनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। यस, जवाब दीजिए भाई। आपने चैट बॉक्स में ही अपना आंसर भेज देना है। बच्चों, क्लास समझ में आ रही है तुम्हें? खुश हो या दुखी होके क्लास अटेंड कर रहे हो? खुश रह के काम करो तो फिर काम में भी मजे आएंगे। करिए भाई, क्वेश्चन को करिए पूरा। किसी ने किया है सोल्व तो अपना आंसर भेजिए मेरे पास मैसेज करके चैट बॉक्स में। बोलना मत आंसर, ताकि मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर पाऊँ तुम्हें ही आपस में कि क्या सेम आंसर आ रहे हैं, डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। एक आंसर आ गया है, वेरी गुड। ओ सी की वैल्यू, भूमि का भी, हाँ भूमि का, कवित का आंसर आया है। ठीक है, आंसर मैच होने लग रहे हैं, मतलब कि सही जा रहे हैं। वेरी गुड। और भी भेजे भाई अपने आंसर। कवित एक ही आंसर भेजा है भाई, दोनों बताने थे, ओ बी एंड ओ सी। आपने ओ सी को ही बस सोल्व करके भेज दिया है। अंजलि भी ठीक बता रही है। ओके भाई, वेरी गुड। हाँ ठीक है, आ गया है कवित दूसरा आंसर। यस, बाकी बच्चे भी करें भाई। जब ये बच्चे आने लग गए हैं लाइन पे और कर रहे हैं काम, तो सभी करें। एक दूसरे को कम मत समझो। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम का है इफेक्ट, कि कोई थोड़ा जल्दी कर पा रहा है। यस दिव्यांशु, गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। ज़्यादातर बच्चों के सेम आंसर आ रहे हैं, सभी के ही आ रहे हैं अभी तक। यस कोमल, एक और फोर्स निकालना है। आपने ओसी बताया है, ओबी को भी बताइए। तनु, ओबी को फिर से चेक करो। ओसी ठीक, ओसी को भी चेक करो, पूरा चेक करो एक बार फिर से। चलिए भाई, अब हम करके देखते हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई है हमारे से, जिसका आंसर नहीं निकला है। या चेक कर लेते हैं कि हमने जो सोल्व किया है वो सही है। हाँ ठीक है कोमल, सेकंड। बस भाई, अब मत भेजना मेरे पास आंसर, अब हम करके देख लेते हैं। तो देखो, इसमें बच्चों डायग्राम आपके पास गिवन है। इसको मैंने बताया कि दो मेथड से हो सकता है। चलिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। सर ये एक वेक्टर था ओ ए वेक्टर, ये एक वेक्टर था ओ बी वेक्टर, और ये एक वेक्टर था ओ सी वेक्टर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एंगल 45 डिग्री का, ए की वैल्यू मैग्नीट्यूड में दे रखी है 5।
अगर आप इस सी को रिजोल्व करते हैं, देखिए रिजोल्यूशन मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ इसको रिजोल्व करता हूँ तो ये एक कंपोनेंट बनेगा इसका, और एक दूसरा कंपोनेंट इसका ये बनेगा। इस वाले कंपोनेंट को बोलेंगे सर ए सी कोस 45 डिग्री, इसको बोलेंगे सर ओ सी साइन 45 डिग्री। रिजोल्यूशन आपने कर दिया, बस काम हो गया है, काम तमाम हो गया इस क्वेश्चन का, बस इतना ही है। अब ये कह रहा है कि ओवरऑल तीनों का जो सम है वो 0 आ रहा है। इट मीन्स कि ये जितना है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है, बैलेंस कंडीशन है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ए को बराबर रखेंगे किसके, ओ सी कोस 45 के बराबर, और बी को किसके बराबर रखेंगे, ओ सी साइन 45 के बराबर। अब जरा देख लो, फर्स्ट ये जो हमारे पास ए है, ए की वैल्यू गिवन है 5, ओ सी पता नहीं निकालना है, और कोस 45 1/√2, तो ओ सी की वैल्यू आ गई जी 5/√2। बस इतना क्वेश्चन था। अब ओ सी की वैल्यू यहाँ पर रख दो तो बी की वैल्यू आ जाएगी। b इज इक्वल्स टू ओ सी की वैल्यू आ गई है 5√2, और साइन 45 भी 1/√2, ये √2 से √2 कैंसिल, तो ये आ गया 5 ओ बी की वैल्यू। बस ये क्वेश्चन था। तो बच्चों टाइम नहीं लगना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में, और फटाफट सोल्व करने हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एक दो क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, फिर मैं इसमें एक मल्टीप्लिकेशन रूल और समझा दूंगा जिसको हमने डॉट प्रोडक्ट कहा है, ठीक है, वो भी आगे यूज होगा काफी। तो भाई यहाँ पर और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे और जल्दी से ही सोल्व करेंगे इसको। जल्दी का मतलब ये नहीं कि आप उस पर ध्यान ही ना रखो, फटाफट बस गलती करते जाओ। ए वेलोसिटी ऑफ ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दी है भाई, हैज इट्स वाई कंपोनेंट, हैज इट्स वाई कंपोनेंट, उसका y कंपोनेंट दे रखा है सर 5/√2 मीटर पर सेकेंड, 5√2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स x कंपोनेंट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट इट्स x कंपोनेंट कितना आएगा। वेलोसिटी है, वेक्टर है, उसका y कंपोनेंट दे दिया, x कंपोनेंट पूछा है, रिजोल्यूशन वेक्टर का ही होता है, वेक्टर है हमारे पास ये वेलोसिटी। सोल्व करके बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर। यस आंसर आ भी गया है निकिता, फिर से चेक करो। मैंने कहा है जल्दी करना है लेकिन गलत नहीं करना है। अंजलि फिर से चेक करो। हाँ ठीक है ठीक है, आपका ये ठीक है, अंजलि आंसर सही है, निकिता का भी सही है। इसको हाँ दूसरी फॉर्म में लिख रखा है। यस दिव्यांशु सही है, अंजलि राइट है, निकिता राइट, दिव्यांशु राइट, भूमिका राइट। विदिका भी राइट। बहुत कम रिप्लाई आता है कुछ ही बच्चों का भाई, सभी का आना चाहिए।
भाई मुझे जो भी जिसने भी जवाब दिया है ना उसका समझ में नहीं आया क्योंकि साउंड क्लियर नहीं आ पा रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मैसेज कर दिया करो। यस चेतन प्रताप राइट। कोमल थोड़ा सी आंसर फिर से चेक करो, लास्ट में कहीं गड़बड़ हुई है। मुस्कान कंचन राइट। चलिए ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया है, मुझे नहीं लगता कि इसमें बताना पड़ेगा कुछ। एक और क्वेश्चन कर दो, फिर मैं आपको ले चलूंगा इसमें मल्टीप्लिकेशन मेथड पे कि वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन। यस अमन राइट है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और भाई, और फिर मैं प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा। जैसे कल क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए असाइनमेंट, ऐसे ही आज आपने इस पे असाइनमेंट करना है। फिर अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन है कि ए मैन रोज, में स्टेटमेंट भी पढ़ता जा रहा हूँ। ए मैन रोज ए बोट विद ए स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एक मैन है वो अपनी बोट को चला रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन डायग्राम मैं नहीं ड्रॉ करूंगा, खुद ड्रॉ करना और खुद इसको पूरा सोल्व करना। ओनली स्टेटमेंट समझ लो। उस बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके जी। द शोर लाइन मेक्स एन एंगल 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। जो किनारे की लाइन है वो जो एंगल बना रही है, यहां पर वो लिखा हुआ है शोर लाइन मेक्स एन एंगल 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ये बड़ा ध्यान से समझना होता है, साउथ ऑफ वेस्ट। इसका मतलब मैं एक बार समझा देता हूँ। आप जब भी ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात होने लग जाए तो आप डायग्राम ड्रा कर लिया करो। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया सर, साउथ हो गया। 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट का साउथ है ये, साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट का साउथ। तो वेस्ट से साउथ की तरफ, ये वेस्ट से साउथ की तरफ ये वाला एंगल, ये आपका 15 डिग्री यहां पर दे दिया है। ओके जी, इतना हो गया है। आगे इसने कहा है इसमें obtain the component of the velocity of boat along shoreline and perpendicular to shoreline। ये कहा है इसने। एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग यूज हो गया, डायग्राम ठीक से ड्रॉ कर लिया तो आप कैलकुलेशन फटाफट कर पाएंगे इसकी। क्या पूछा है इसने, देखिए कहता है obtain the component of velocity, obtain the component of velocity of the boat along the shoreline, of the boat along the shoreline and perpendicular to shoreline। दो आंसर आएंगे आपके, दो अलग अलग कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर टू shoreline। आप पूरा डायग्राम अच्छे से ड्रा करो, उसकी बोट किधर जा रही है और उसके दो कंपोनेंट आपको बताने हैं। एक तो शोर लाइन के साथ साथ, ये शोर लाइन है भाई, शोर लाइन मेक्स एन एंगल 50 डिग्री। ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम दिखाया है ये है, ये शोर लाइन। तो शोर लाइन के साथ वाला कंपोनेंट और शोर लाइन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा ये आपको बताना है। डायग्राम ठीक से ड्रा करो। ये मैं एक बार आप पे ही छोड़ता हूँ प्रैक्टिस के लिए, अगर नहीं होता है तो फिर मैं कराऊंगा, लेकिन एक बार खुद भी ट्राई करो। बहुत अच्छी बात है अगर कोई आंसर भेज रहा है अभी इतनी जल्दी। कवित बोल रहा है अलोंग शोर लाइन। नहीं कवित, फिर से चेक करो भाई, डायग्राम अपना ठीक से बनाओ। अच्छा, ये आपने 2.5 मीटर पर सेकंड में भेजा है क्या? यस सर।
ओके, अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में बनाएंगे तो, क्योंकि आंसर इसमें किलोमीटर पर आवर में इंस्टॉल कर दिया बच्चों, किलोमीटर पर आवर में चेक करके बता देना। 2.5 15। यस कवित, अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में बनाएंगे तो क्या आंसर आएगा? हाँ ठीक है। कवित सेकंड आंसर चेक करो भाई। मुस्कान कंचन एक आंसर ठीक आया है, दूसरा और चेक करो। अलोंग आपका ठीक है, परपेंडिकुलर चेक करो, कवित चेक करो। हाँ ये ठीक है कवित, दूसरा भेजिए भाई, भेजिए आंसर अपना। और एक बार हमें दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा, अभी सेशन आउट हो जाएगा सेम आईडी पे फिर से। ये रोज का काम है हमारा, बताना ना पड़े भाई। यस, राइट आंसर मुस्कान एंड कंचन। बाकी भी करिए भाई, करिए। मैं जब तक ज्वाइन करूं आपको दोबारा, तब तक आप सभी सोल्व कर चुके हो इस क्वेश्चन को, ज़्यादातर सोल्व कर चुके हो, फिर मैं कराता हूं। यस अमन यादव ठीक है, अलोंग सोर लाइन। सेकंड और फाइंड आउट करिए। बहुत अच्छी बात है, ज़्यादातर बच्चों ने कर लिया है अपने आप ये क्वेश्चन। यस विदिका, अलोंग वाला कंपोनेंट सही है। तो देखो भाई, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कैसे हो जाएगा अब हमारा? 18 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आप ये देख रहे हैं, ये नॉर्थ रहा, ये वेस्ट रहा, तो नॉर्थ वेस्ट में जा रही थी वो बोट, ऐसे नॉर्थ वेस्ट। सर कितना एंगल? भाई नहीं दे रखा तो बिल्कुल बीच में ही मानो। बीच में मानने का मतलब है ये एंगल कितना, 45 डिग्री। और ये ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, जो कि है 15 डिग्री। ये रहा 15 डिग्री, तो ये 15 डिग्री है, ये ऑलरेडी दे रखा है। तो पूरा अगर आप एंगल बताएंगे, ये पूरा अगर आप एंगल बताएंगे 45 प्लस 15 हो जाएगा 60 डिग्री। और इधर वेलोसिटी आपको दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये पूरा एंगल आपका हो जाएगा सर 60 डिग्री का। अब आप इसको रिजोल्व कर लो। एक कंपोनेंट तो सोर लाइन के साथ ये आ जाएगा, क्योंकि मैं इधर देखिए, मैं फिर से डायग्राम एक बार बना देता हूं कि ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट, ये वेस्ट, और इधर हमारा साउथ हो जाता है, ये साउथ हो गया सर। अब वो बोट जो जा रही है बच्चों, वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ वेस्ट, मतलब आप बिल्कुल बीच में दिखा सकते हैं इसको। ये वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ वेस्ट में जा रही है, और कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं दे रखा, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कह रखा है, तो आप इसको 45 ले सकते हैं। आप इसको रिजोल्व कर सकते थे 18 किलोमीटर आवर को ऐसे भी, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, लेकिन ऐसे नहीं करना है ना। उसने तो सोर लाइन के अलोंग पूछा है, सोर लाइन किधर थी, किनारा इधर था। ये एंगल कितना दे रखा है 15 डिग्री का, तो पूरा ये एंगल हो जाएगा 60 का।
अब आप इस 60 के अकॉर्डिंग रिजोल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन में गिवन था कि साउथ ऑफ वेस्ट 15 डिग्री सोर लाइन, तो इसके अलोंग जब आप रिजोल्व करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि होगा v cos थीटा, और इस सोर लाइन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट अब ये हो जाएगा v sin थीटा। अब यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे, डायग्राम आपका यही बनेगा इसका। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर सोर लाइन के अलोंग अगर मैं कंपोनेंट चेक करता हूँ, वो आ रहा है आपका जी v cos 60। v कितना था 18 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं आंसर किलोमीटर पर आवर में निकालता हूँ, और cos 60 होता है 1/2, तो हो गया 9 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेक करूं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो वो आ जाएगा v sin 60, v है 18, sin 60 √3/2, ये लो ओनली 9 √3 किलोमीटर पर आवर। बस सिर्फ था स्टेटमेंट ठीक से समझ में आ गया और आपने डायग्राम को ठीक ड्रॉ कर लिया, तो कैलकुलेशन में तो कुछ बचा ही नहीं था। तो ये क्वेश्चन आना चाहिए सभी को। चलिए अब हम भाई रिजोल्यूशन पे बात कर ली है हमने। मैं अब इसमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन को उठा लेता हूँ, और कल इसको कंप्लीट करके ना एक बार वेक्टर वाले को, और फिर अपनी यूनिट स्टार्ट कर देंगे। तो अब जब वहाँ जहाँ भी वेक्टर यूज होगा तो वहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में बच्चों एक रूल आता है जिसको कि हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल पे लेके चलता हूँ, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये कोई भी बॉडी थी, इस पे आपने फोर्स लगाया F, ये बॉडी A पॉइंट से B तक डिस्प्लेस हो गई, यहाँ तक आ गई, B पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट हो गई S। आपने कहा सर वर्क कितना, तो मैंने बताया जी वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब F इंटू S। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक, वर्क एनर्जी पावर आप पढ़ भी रहे हैं। ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई। सेकंड सिचुएशन बच्चों, मैं ये बोल देता हूँ कि अब मैं इस A पे वही F फोर्स लेकिन एक एंगल पे इंक्लाइन करके लगा रहा हूँ, F फोर्स एंगल थीटा, ये A पॉइंट से। तो मैं एक बार फिर से वही क्वेश्चन रिपीट करूंगा कि क्या ये बॉडी उतना ही डिस्प्लेसमेंट चल पाएगी, क्या ये बॉडी उतना ही डिस्प्लेसमेंट चल पाएगी? नो सर। तो हमारा आंसर होगा कि कम चल पाएगी, क्योंकि अब ये इतना ही चल पाएगी, इससे पहले वाले से कम, इतना ही कंपोनेंट चल पाएगी, इतना डिस्प्लेसमेंट, जो कि मान लो S डैश हो गया। सर कम क्यों चली? क्योंकि भैया अब इस फोर्स का पूरा इम्पैक्ट यहाँ नहीं रहा, जो कि पहले यहाँ था। अब इसके दो पार्ट्स हो गए हैं, एक कंपोनेंट ये अलोंग हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट ये अलोंग वर्टिकल। फोर्स टूट गया है दो हिस्से में, F sin थीटा और F cos थीटा। अब मैं आपसे पूछूं, चलो ये जो S डैश डिस्प्लेसमेंट कराई है, ये कौन से कंपोनेंट ने कराई होगी, कोस वाले ने या साइन वाले ने? जो S डैश डिस्प्लेसमेंट कोस वाले ने। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, F cos थीटा इनटू में S डैश, ये आ गया जी वर्क। वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं फिर F डॉट S डैश। तो एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर A डॉट B, जब भी आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन AB cos थीटा, यस बोलिए। इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन हम मल्टीप्लाई तो वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, स्केलर प्रोडक्ट किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट F वेक्टर डॉट S डैश वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वर्क
वो कैसी क्वांटिटी आ रहा है, स्केलर, इसलिए इसका नाम रखा जाता Okay. है स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये आपने फॉर्मूला यूज करना है, ए डॉट बी का इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा, ठीक है। तो ये हम इसमें फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, और जैसा कि यहाँ आपने वर्क का एग्जांपल देखिए इसको एक्सप्लेन कर दिया है। मैं अगर मान लो यहाँ पर भी ऐसे लगा दूं और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट सोल्व करूं, एफ एस कोस थीटा, तो आपका आंसर होगा सर यहाँ तो फोर्स भी इधर ही था, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुई है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा है 0 और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है जो कि मैक्सिमम, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम वर्क हो पाया। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर फोर्स एक एंगल पे इंक्लाइन हो गया और थीटा 0 पे कोस की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये एक जस्ट बेसिक सा हमारा डॉट प्रोडक्ट वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का मेथड है, ठीक है। और इसमें रिजल्टेंट जो आ रहा है वो स्केलर आ रहा है, मतलब रिजल्टेंट की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ये है। और बाकी भी बुक में से स्टडी किया करो, इसके और भी पॉइंट मिलेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है। प्रोजेक्शन को बता रखा है, बी पे ए की प्रोजेक्शन बोल सकते हैं या ए पे बी की प्रोजेक्शन बोल सकते हैं, जो कंपोनेंट है वो आप पूरा बुक से भी एक बार स्टडी कर लो। मैं यहाँ पर ब्रीफली एक बार समझा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप यूनिट वेक्टर पे जाते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर्स, तो जैसे ही हम आई डॉट आई करेंगे, ये दो यूनिट वेक्टर सेम, तो इनको हम लिखेंगे आई आई कोस थीटा। अब क्योंकि आई कैप और आई कैप दोनों एक्स एक्सिस पे मिलेंगे तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, थीटा को हम 0 कर देंगे, तो ये बन जाएगा आई और आई, ठीक है। ये हमारा आई और आई हो जाएगा, और आई और आई स्क्वायर, बट आई यूनिट वेक्टर जैसा कि आपको पता है वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा, इसलिए हम बोलते हैं आई डॉट आई जब भी करेंगे आपका 1 आएगा, जे डॉट जे जब भी करेंगे वो भी 1 आएगा, और के डॉट के करेंगे तो भी वो 1 आएगा। लेकिन जैसे ही आप आई डॉट जे करने गए तो वो 0 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब हमने इसको सोल्व किया आई जे कोस थीटा, तो आई हमारा एक्स पे है, जे हमारा वाई पे है, एंगल 90 है दोनों के बीच में, यहाँ 90 रखने से कोस 90 0, इसलिए डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना बोलते हैं 0। ये यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कि जैसे अगर आप मान लीजिए ए डॉट बी कर रहे हैं और आप एक बी डॉट ए कर रहे हैं, ये ए बी कोस थीटा, ये भी वही सेम आएगा ए बी कोस थीटा। डायरेक्शन की बात हो ही नहीं रही है क्योंकि ये रिजल्टेंट स्केलर होंगे, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम मिलेगा। तो हम यहाँ पर एक इसकी एसोसिएटिव जो है सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, बराबर लिख सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी। एक ये भी होता है कहीं पर ए डॉट ए आ जाए तो उसको आपने सीधा लिखना है ए स्क्वायर, क्योंकि कोस थीटा यहाँ पर 0। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एंगल पूछा है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा है जो ए बी कोस थीटा, तो कोस थीटा एंगल आप निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको निकालना आना चाहिए अगर 3 कंपोनेंट्स में है, तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बच्चों इनके क्वेश्चंस करोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, तब आप और इजीली समझ पाओगे इनको। तो ये कुछ इसके फॉर्मूले यूज होने हैं अभी, बेसिक बेसिक, ठीक है। चलिए मुझे एक दो क्वेश्चन करके दिखा दीजिए, और फिर मैं जो क्वेश्चन भेजूँ आपने वो प्रैक्टिस करने हैं। मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट के ऊपर आप जो क्वेश्चंस करेंगे, पहला क्वेश्चन ये आया जी कि एक ए वेक्टर है इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप। एक दूसरा बी वेक्टर है इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 2j कैप
-2k कैप, ये दो वेक्टर दे दिए और इन दोनों वेक्टर के लिए कहा गया कि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों, ऐसे क्वेश्चन भी काफी बार पूछ लिए जाते हैं, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये कंडीशन दे दी, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर है तो इनको परपेंडिकुलर लेके लैम्डा की वैल्यू को बताना है आपने कितना आएगा। देखिए इसके क्या मतलब निकल रहा है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होने का मतलब है ए डॉट बी जब आप सोल्व करोगे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो कि ए बी कोस थीटा होता है, परपेंडिकुलर होने का मतलब थीटा 90 कोस 90 0, मतलब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट सोल्व करके उसको 0 के बराबर रख देंगे और फिर वहां से आप लैम्डा को कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर बता दो मुझे फटाफट कितना आया है। आधी मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम टाइम हाफ मिनट। आंसर बताइए क्या आया। यस वेरी गुड, ये तो हाफ मिनट भी नहीं ली भाई। ठीक है, मुस्कान कंचन राइट। कवित, कवित पिटेगा तो चेक कर दोबारा। कोई रेल पकड़नी है तेरे को इतनी जल्दी में भी? आधी मिनट तो ले। यस अंजलि राइट, गुड। दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। कोमल राइट। चेतन राइट। ठीक है भाई, बेस्ट टाइम आप। तो यहाँ पर यूज करेंगे आप डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को 0। देखिए डॉट प्रोडक्ट करने का क्या मेथड है, जैसे आप ए डॉट बी को करेंगे तो आई की आई के साथ मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 और आई डॉट आई बन गया 1, आई बाकी सबके साथ, मान लीजिए इसको ही आप इन तीनों से करेंगे तो सिर्फ इसके साथ ही अपनी वैल्यू को रख पाएगा, बाकी इनके साथ बना देगा 0, क्योंकि डिफरेंट यूनिट्स का डॉट प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ऐसे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की लैम्डा के साथ तो ये आ जाएगा -2 लैम्डा। यहाँ आप k के साथ 1 करेंगे, ये -2 आ गया और पूरे को रख देंगे 0, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर एंड सोल्व इट। तो ये आपका सोल्व हो जाएगा कंप्लीट। 8 में से 2 माइनस करेंगे आपका 6 हो गया, उधर जाके ये 2 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 3। बस इतना इजी सा क्वेश्चन है, बट आपने प्रैक्टिस करनी है। थोड़े से इसके डिफरेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा, वो आपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं भाई, ये लास्ट क्वेश्चन सबका ठीक हो, जाते जाते एक क्वेश्चन ठीक करके जाएं। क्वेश्चन में कहा कि एक फोर्स की वैल्यू दे रखी है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, फोर्स की वैल्यू है। ये एक फोर्स एक्ट कर रहा है एक बॉडी के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट दे दी गई इन प्लेन के अंदर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, मतलब यहाँ पर जो आप 3 डायमेंशन के अंदर ये वैल्यूज हो गई। फोर्स की डिस्प्लेसमेंट दे रखी है 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप, ये न्यूटन में, ये मीटर में। तो बताइए वर्क कितना हुआ, तो बताएंगे वर्क कितना हुआ। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, इस फोर्स से वर्क कितना हुआ।